हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 10 में 2027 बोर्ड का पेपर देने वाले उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यार। जो आज मैं आप लोगों को हिंदी के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूं। टोटल बहुविकल्पीय प्रश्न होने वाला है 50। अगर 50 बहुविकल्पीय प्रश्न पूरे की पूरे किताब का कर लेते हो तो 20 में 20 नंबर आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बहुविकल्पीय प्रश्न में। और इस वीडियो को उनके पास शेयर कर देना जिनका सपना है 2027 बोर्ड एग्जाम में हिंदी में 95% लाने का, ताकि उनका इस वीडियो से 20 नंबर तो विकल्प का ऐसे ही क्लियर हो जाए। अगर आप लोगों को इसका आंसर मालूम होगा तो कमेंट में जरूर इसका आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब वो वाला गया आप लोगों का जमाना जो कि सिंपल सिंपल प्रश्न देता था। अब यूपी बोर्ड मॉडरेट हो रहा है। आप 2026 का पेपर उठाकर देख सकते हैं कि किस लेवल का प्रश्न पूछा गया था। उसी लेवल के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है मैं लेकर आ गया हूं और वही प्रश्न आपके 2027 बोर्ड में देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न देखिए क्या है। कह रहा है कि चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक हैं, ठीक है। चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक कौन है? चार ऑप्शन आपके पास है। गंग कवि, लल्लू लाल, पंडित दौलत राम और इधर है आपका सदल मिश्र। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि गंग कवि। क्या हो जाएगा? गंग कवि। यहां पे ए वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गंग कवि। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक कौन है? गंग कवि जी हैं। अब बहुत ही प्यारा प्रश्न है। क्लियर है? नोट कर लिया आपने? चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या दूसरे की तरफ। प्रश्न संख्या दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा आ गया आपकी स्क्रीन पे। और दूसरा प्रश्न क्या बोला है ध्यान से पढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से छायावादी गद्यकार नहीं है। मतलब आपको चार ऑप्शनों से बताना है कि छायावादी गद्यकार नहीं है। कौन नहीं है? वियो वियोगी हरि, नंद दुलारे वाजपेयी जी, क्या आपके जयप्रकाश भारती जी, कि यहाँ पे आपके जयशंकर प्रसाद। बताइए कमेंट करके क्या है। निम्नलिखित में से छायावादी गद्यकार नहीं है। कौन छायावादी गद्यकार नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके जयप्रकाश भारती जी। कौन है? जयप्रकाश भारती जी हो जाएंगे। सी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या तीसरे की तरफ। तीसरा है कि मैला आंचल की विधा है। मैला आंचल की विधा है। चार ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। ऑप्शन ए नाटक, ऑप्शन बी निबंध और ऑप्शन सी एकांकी और ऑप्शन डी उपन्यास। बोला है कि मैला आंचल की विधा है। मैला आंचल किस विधा की रचना है यह पूछा है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारों छो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का उपन्यास। क्या हो जाएगा? उपन्यास विधा की रचना है मैला आंचल। इसलिए डी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर तीसरे का। नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 4। क्वेश्चन संख्या 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन संख्या 4 बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बोला है यहाँ पे कि चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार हैं। लो भाई बहुत प्यारा प्रश्न आ गया। क्या बोला है यहाँ पे कि चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार हैं। चार ऑप्शन है। लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद जी, मोहन राकेश कि उदय शंकर भट्ट जी। बताइए क्या होगा राइट आंसर कि चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार हैं। कौन है? तो इसका राइट आंसर मेरे प्यार जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। बी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार जयशंकर प्रसाद जी। इसके बाद आता है आपका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5वां कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना है? बहुत प्यारा प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना है? सेवा सदन को, परीक्षा गुरु को, कि गोदान को, कि इंदुमती को। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो मेरे प्यारों किनको माना है प्रथम मौलिक उपन्यास? कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो वो माने हैं परीक्षा गुरु को। किनको? परीक्षा गुरु को। तो क्वेश्चन नंबर 5वें का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 की तरफ क्या है? प्रश्न संख्या 6 देखिए उसको ध्यान से। प्रश्न संख्या 6 क्या है उसको आप ध्यान से देखिए। बोला है यहाँ पे कि रीतिकाल का एक नाम नहीं है। बहुत प्यारा प्रश्न आ गया कि रीतिकाल का एक नाम नहीं आपको बताना है। अलंकृत काल, कि यहाँ पे श्रृंगार काल, कि कला काल, कि सुधार काल। आपको बताना है कि रीति काल का एक नाम नहीं है। तो रीति काल का एक नाम नहीं है। कौन नहीं है? तो वह आप लोगों का सुधार काल। क्या? सुधार काल।
मतलब कि डी वाला जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7वें की तरफ। प्रश्न संख्या 7वां क्या है उसको ध्यान से आप देखिए। कह रहा है कि गंगा लहरी के रचनाकार हैं। यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गंगा लहरी के रचनाकार कौन है? पद्माकर जी, बिहारी जी, मतीराम जी कि भूषण जी? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि गंगा लहरी के रचनाकार कौन है। तो वह है आपके पद्माकर जी हैं। यहाँ पे ए वाला जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 7वें का। इस प्रकार का इस लेवल का प्रश्न अब पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। जो प्रश्न करा रहा हूं उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। प्रश्न संख्या 8वां देखिए। 8वां क्या है? बहुत प्यारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 8वां कि तार सप्तक के कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा? लो भाई डबल स्टार बना लीजिए इस प्रश्न पे। बहुत प्यारा प्रश्न आ गया है। कह रहा है कि तार सप्तक के कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा? चार ऑप्शन आपके पास है। प्रभाकर माचवे ने, नेमिचंद्र जैन ने, अज्ञे ने, रामविलास शर्मा ने। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे दिया। तार सप्तक के कवियों के राहों के अन्वेषी किसने कहा? तो किसने कहा मेरे प्यार बच्चों? तो वो है आपके अज्ञे जी। किसने किया? अज्ञे ने। मतलब सी वाला जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 9 क्या है? कह रहा है कि हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद की समय सीमा है। तो हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद की अगर समय सीमा, देखिए समय सीमा तो एक प्रश्न बनना अनिवार्य है। तो इसमें प्रगतिवाद का बहुत पूछता है, तो इसलिए प्रगतिवाद को भी मैंने ले लिया है। ठीक है, तो प्रगतिवाद की समय सीमा क्या है? 1950, 1918 से 1920, 1943, 1951, इधर है आपका 1936 से लेकर 1900 क्या है आपका 43 तक। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रगतिवाद की अगर समय सीमा पूछा है तो याद कर लीजिए कि सन 1936 से लेकर सन 1943 तक। मतलब 9 का डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 का डी नोट कर लिया आपने। आगे बढ़ेंगे 9 के बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10वें की तरफ। 10वां देखिए क्या है? 10वां है आपका प्रश्न कि धनुष भंग की कथा रामचरितमानस के किस कांड से उद्धृत है? लो भाई बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया। क्या प्रश्न है कि धनुष भंग की कथा रामचरितमानस के किस कांड से उद्धृत है? अयोध्या कांड से, कि बाल कांड से, कि यहाँ पे उत्तर कांड से, कि यहाँ पे सुंदर कांड से? जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धनुष भंग की कथा रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? तो बाल कांड से लिया गया है। यहाँ पे बी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला, जितने बच्चे ने बी पे क्लिक किया उनका आंसर बिल्कुल ही करेक्ट है। आगे प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि वीर रस का अस्थाई भाव होता है। मतलब वीर रस का अस्थाई भाव क्या है? उत्साह है, क्रोध है, उमंग है कि रति है? तो वीर रस का अस्थाई भाव क्या है? तो वीर रस का अस्थाई भाव होता है उत्साह। ठीक है, क्या होता है? उत्साह होता है। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा इस प्रश्न को। प्रश्न संख्या 11 कंप्लीट है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रश्न संख्या 12 देखिए क्या है? प्रश्न संख्या 12 है आपका कि दोहा छंद के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो देखिए दोहा छंद के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 11 11, 13 13, यहाँ पे 16 16, यहाँ पे 14 14। तो बोला है कि दोहा छंद के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? याद रख लीजिए 13 13 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं? 13 13 मात्राएं होती हैं। नोट कर लीजिए 13 13 मात्राएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। कह रहा है कि पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है। मेरे प्यारों चो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डबल स्टार बना लीजिए प्रश्न संख्या 13 की तरफ। डबल स्टार आपका होना चाहिए। ठीक है, क्या बोला है कि पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है। किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? ठीक है, आपका रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास की उपमा अलंकार। तो पीपर पात सरिस मंडोला में किस अलंकार का प्रयोग किया गया? प्रश्न में यह पूछा है। तो इसमें किया गया है आप लोगों का उपमा अलंकार का प्रयोग। किसका? उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। डी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 14 की तरफ। प्रश्न संख्या 14 क्या है? देखिए यह भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोला है कि सहपाठी शब्द में उपसर्ग है। ठीक है, सहपाठी शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग जो आगे जुड़ता है। तो अगर सहपाठी को तोड़ें तो यह टूट जाएगा सधन पाठी के रूप में। सधन पाठी के रूप में टूट जाएगा। सधन
पाठी के रूप में टूटेगा। और आगे जो जुड़ता है उसी को उपसर्ग बोलते हैं। तो आगे क्या जुड़ा हुआ, देखिए आगे जुड़ा हुआ है आपका सह। सह का मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर किसके, 14वां का सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि राम कृष्ण में समास है। यह भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताता हूं यहाँ पे कि राम कृष्ण में समास है। अब देखिए राम के आगे यहाँ पे योजक चिन्ह लगाया है। राम के आगे योजक चिन्ह लगा के तब कृष्ण लिखा है। तो जहां पे भी यह योजक चिन्ह आ जाए आप समझ लीजिए कि कौन सा समास होगा, वो होगा द्वंद्व समास। याद कर लीजिएगा, जहां पे आपको योजक चिन्ह दिखा, जहां पे दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह दिखा, आप आंख बंद करके द्वंद्व समास पे क्लिक करके आप लोगों को चले आना है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 16 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 16 क्या है। प्रश्न संख्या 16 आ गया। बोला है यहाँ पे कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं, यह प्रश्न पे आप ट्रिपल स्टार बना लीजिए। इस प्रश्न पे आपको ट्रिपल स्टार बना लेना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ध्रुव स्वामिनी के नाटक के लेखक निराला जयशंकर प्रसाद, रामकृष्ण दास, रामचंद्र शुक्ल जी। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं आपके जयशंकर प्रसाद जी। कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। बी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। कौन, जयशंकर प्रसाद जी। याद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद है 17वां प्रश्न कि प्रेमचंद्र का विशेष महत्व किस रूप में है। तो प्रेमचंद्र का विशेष महत्व किस रूप में है, उपन्यास में, निबंधकार में, कि कवि में, कि आपके नाटककार में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपन्यासकार में। ठीक है, प्रेमचंद्र का जो विशेष महत्व था, ज्यादा उनका लगाव जो था वो उपन्यासकार में ज्यादा था उनका, मतलब कि ए वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 का ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 18 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 18 क्या है उसको देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 पूछा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से गद्य की एक विधा नहीं है। तो गद्य की एक विधा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो गद्य की एक विधा नहीं है, महाकाव्य, उपन्यास, नाटक, यहाँ पे बोला है आपका एकांकी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा प्यारा प्रश्न है। बोला है कि गद्य की एक विधा नहीं है। तो गद्य की एक विधा नहीं है महाकाव्य। महाकाव्य जो है गद्य की एक विधा नहीं है। ये वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 18 का। क्लियर है यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। कह रहा है कि परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इस पे आप कितना स्टार बनाएंगे, ट्रिपल स्टार बना लीजिए। प्रश्न संख्या 19 पे आप ट्रिपल स्टार बना लीजिए। प्रश्न संख्या 19 पे ट्रिपल स्टार। कह रहा है कि परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं, कौन है, यशपाल जी, श्रीलाल शुक्ल जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की लाला श्रीनिवास दास जी। तो यहाँ पे परीक्षा गुरु बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परीक्षा गुरु उपन्यास के जो लेखक हैं वह आपके लाला श्रीनिवास दास जी। मतलब 19 का डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 19 का डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न संख्या 20वां। प्रश्न संख्या 20वां है कि रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। लो भाई बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया। रामचंद्रिका के रचनाकार पूछ लिया यहाँ पे। ऑप्शन ए है देव, ऑप्शन बी केशव, ऑप्शन सी भूषण और ऑप्शन डी मतीराम। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं कौन, केशव जी। कौन है, केशव जी। 20वें का बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 20वें का बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 21वां देखिए कि तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित हैं। तो तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं क्या है, संकलित हैं। 4, 7 की 10 की यहाँ पे 100। तो तार सप्तक, सप्तक मतलब आप 7 से समझ लीजिए। तो 7, ठीक है, 7 कवियों की रचनाएं संकलित हैं तार सप्तक में। प्रश्न संख्या 21 का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न संख्या 22। कह रहा है कि द्विवेदी युग नाम किसके नाम पर पड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द्विवेदी युग नाम जो किसके नाम पर पड़ा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, कि आपके हैं जयशंकर प्रसाद जी। बताइए क्या होगा राइट आंसर कि द्विवेदी युग नाम किस नाम पर पड़ा। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे पड़ा। यहाँ पे सी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने बच्चे सी पे क्लिक किए होंगे 100% उनका आंसर सही है। आगे प्रश्न संख्या यहाँ पे 23 देखिए। कह रहा है कि कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं। तो कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है, आपके शमशेर बहादुर सिंह जी, कि वेद व्यास जी, कि जयशंकर प्रसाद जी, कि आपके रामधारी सिंह दिनकर जी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर बताइए प्रश्न संख्या 23 का। तो प्रश्न संख्या 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा, कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं। तो कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं आपके रामधारी सिंह दिनकर जी। यहाँ पे डी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा।
तो प्रश्न संख्या 23 का डी दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ, अब दिख रहा है। ठीक है, प्रश्न संख्या 23 का क्या हो जाएगा? डी। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 24 की तरफ। प्रश्न संख्या 24 देख लीजिए क्या है। प्रश्न संख्या 24, जो प्रश्न संख्या 24 है कि बिहारी ने किस भाषा में काव्य रचना की? अब बिहारी ने किस भाषा में काव्य रचना की? यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यह भी प्रश्न जो है बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिहारी ने किस भाषा में काव्य रचना की? यहाँ पे व्रज भाषा में, अवधी भाषा में, कि खड़ी बोली में, कि यहाँ पे भोजपुरी में? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये हो जाएगा बिहारी ने किस भाषा में काव्य रचना की थी? तो व्रज भाषा में की थी। ये वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 25 देखिए क्या है कि हास्य रस का अस्थाई भाव है। यह प्रश्न पे ट्रिपल स्टार बना लीजिए। इस प्रश्न पे आप ट्रिपल स्टार बना लीजिए क्योंकि यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हर साल आता है कि हास्य रस का अस्थाई भाव क्रोध होता है कि रति होता है कि भय होता है कि हास होता है? तो हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है? हास होता है। यहाँ पे डी वाला जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 25 का। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 26 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 26 क्या है उसको ध्यान से समझते हैं। प्रश्न संख्या 26 है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 16, कि आपके 13, कि आपके 24? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में अगर मात्राएं की हम बात करें तो 16 मात्राएं होता है। कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं। यहाँ पे 16 मात्राएं होती हैं। तो याद कर लीजिए चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। यह भी प्रश्न जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? आगे है आपका प्रश्न संख्या 27 कि पीपर पात सरिस मंडोला में पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों आप ट्रिपल स्टार का नाम दे सकते हैं क्योंकि यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पीपर पात सरिस मंडोला में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो इसमें जो किया गया है मेरे प्यारे बच्चों उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। मतलब क्वेश्चन नंबर 27 का यहाँ पे सी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद अगला है यहाँ पे बोला है कि पंचवटी में प्रयुक्त समास है। लो भाई आ गया पंचवटी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्न संख्या 28। ठीक है कि पंचवटी में प्रयुक्त समास है। द्विगु समास का प्रयोग किया गया है, कर्मधारय समास का, द्वंद्व समास का, कि तत्पुरुष समास का? तो पंचवटी में प्रयुक्त समास की अगर हम बात करें, अगर आपको मालूम है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका आंसर। तो पंचवटी में प्रयुक्त समास है आपका द्विगु समास। क्या है? द्विगु समास। मतलब 28 का ए वाला जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 देखिए क्या है। प्रश्न संख्या 29 है कि गंगा का परवाची है। अब गंगा का परवाची शब्द बताना है। परवाची शब्द से एक नंबर यहां से फिक्स है। अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है गंगा वाला। तो गंगा परवाची शब्द क्या है? सूर, जलयान, गगन, की सूरसरी? तो गंगा का परवाची है आपका सूरसरी। क्या है? सूरसरी। यहाँ पे डी वाला जो है वो राइट आंसर हो जाएगा सूरसरी। गंगा का परवाची है क्या? सूरसरी। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 30 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 30 क्या है। प्रश्न संख्या 30 है कि अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो उपसर्ग मेरे प्यार बच्चों एक प्रत्यय आता है, एक उपसर्ग। ठीक है? अब यहाँ पे उपसर्ग जो आगे जुड़ता है, अब प्रत्यय लास्ट में जुड़ता है, तो अभिमान को तोड़ लो तो ये टूट जाएगा आपका अभिधनमान के रूप में। अभिधनमान के रूप में टूट जाएगा। तो जो आगे जुड़ता है वही क्या कहलाता है? उपसर्ग। तो आगे क्या जुड़ा है? अभी। मतलब यहाँ पे बी वाला जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31 की तरफ। शुक्ल युग के लेखक नहीं है। शुक्ल युग के लेखक कौन नहीं है? जयशंकर प्रसाद जी तो शुक्ल युग के ही लेखक हैं। प्रेमचंद्र जी भी हैं। रामचंद्र शुक्ल तो है ही। मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी शुक्ल युग के लेखक नहीं है। मतलब कि यहाँ पे डी वाला जो है वो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 31 का। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला देख लीजिए क्या है। प्रश्न संख्या 32। ठीक है? प्रश्न संख्या 32 देखिए क्या है। प्रश्न संख्या 32 है कि पूस की रात कहानी के लेखक हैं। तो पूस की रात कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र जी, सुदर्शन जी, कि आपके यहाँ पे यशपाल जी? तो पूस की रात, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इस पे ट्रिपल स्टार बना लीजिए। पूस की रात पूछता है कि पूस की रात कहानी के जो लेखक हैं वो कौन है? प्रेमचंद्र जी। ठीक है? पूस की रात कहानी के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? वो है आपके प्रेमचंद्र जी। ठीक है? आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए। हाँ अगला प्रश्न यही तो है 33वां कि सिंदूर की होली के नाटककार हैं। लो भाई इस पे भी ट्रिपल स्टार बना लीजिए। पूछता है सिंदूर की होली। ठीक है? क्या पूछता है? सिंदूर की होली के नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद जी, रामकुमार वर्मा जी,
कि लक्ष्मी नारायण मिश्र जी, कि हरिकृष्ण प्रेमी जी? अगर आपको आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि सिंदूर की होली के नाटककार कौन है? तो वह है आपके लक्ष्मी नारायण मिश्र जी। मतलब 33 का यहाँ पे सी वाला जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 है कि रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक हैं। ठीक है? अब यहाँ पे रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के जो लेखक हैं, अब इस पे भी आपको कितना स्टार बनना है? ट्रिपल स्टार। बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ दिया। क्या पूछ दिया? कि रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक हैं, तो वह है आपके मेरे प्यारे जो राहुल संकृत्यायन जी। कौन है? राहुल संकृत्यायन जी। 34 का जो है डी वाला है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 34 का डी। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 35 कह रहा है कि माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं। ये इस पे भी आप ट्रिपल स्टार बना लीजिए, जाकर देख लीजिए, प्रश्न लगातार कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं कि माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक कौन है? तो वह है आपके कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। 35 का ए वाला जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं, 35 हो गया। आगे 36वां देखिए क्या है। 36 प्रश्न है कि यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? लो भाई, बहुत प्यारा प्रश्न आ गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है किस युग के लेखक हैं? तो शुक्ल युग के, द्विवेदी युग के, शुक्लयुत्तर युग के भारतेंदु युग के? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो किस युग के लेखक हैं, यह आपको बताना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न दे दिया, तो जाहिर सी बात है भाई शुक्ल युग, क्योंकि यहाँ पे जुड़ा भी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो शुक्ल से आप ट्रिक बना सकते हो। यह ट्रिक हो गया कि शुक्ल युग से है, मतलब कि ए वाला जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, शुक्ल युग। क्लियर है? आगे प्रश्न संख्या 37, गबन की विधा। यह प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 37 गबन की विधा है। अब यहाँ बोला है नाटक, एकांकी, उपन्यास की कहानी। तो गबन की विधा है। गबन एक कैसी विधा है? किस विधा की रचना है गबन, ये पूछा है, तो उपन्यास विधा की रचना है, नोट कर लो। किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। यहाँ पे सी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। गबन किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है, याद रखिएगा। आगे प्रश्न संख्या 38 देखिए। 38 देखिए, प्रश्न संख्या 38 है कि कंकाल के लेखक हैं। तो कंकाल के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी, जयशंकर प्रसाद। ये जयशंकर प्रसाद होगा, यहाँ पे दो लिख दीजिएगा, जयशंकर प्रसाद। इसके बाद निराला जी, रामचंद्र शुक्ल जी। तो कंकाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। आपके 29 का बी वाला जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंकाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। क्लियर है? आगे देख लीजिए, प्रश्न संख्या 39 कि कलम के सिपाही कृति है। लो भाई, प्रश्न आ गया बहुत इंपोर्टेंट कि कलम के सिपाही कृति है, किसकी कृति है? धर्मवीर भारती की, अज्ञे जी की, कि जनेन्द्र की, कि यहाँ पे अमृत राय की? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे दिया। तो कलम के सिपाही कृति है, किसकी कृति है? तो अमृत राय जी की कृति है। यहाँ पे आपके डी वाला जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। कलम की सिपाही कृति है, किसकी कृति है कलम की सिपाही? तो यहाँ पे अमृत राय जी के, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 देखिए क्या है। प्रश्न संख्या 40 आपका है कि शुक्ल युग की समय अवधि। यहां से प्रश्न एक नंबर फिक्स है, और इस पे 5 स्टार भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इस पे अगर आप 5 स्टार भी बना लेते हो तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा कि शुक्ल युग की समय अवधि है। तो शुक्ल युग की समय अवधि मानी जाती है सन 1919 से लेकर 1938 तक। यहाँ पे बी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या 41 साकेत रचना है। यह प्रश्न पे भी आप ट्रिपल स्टार बना लीजिए। इस प्रश्न पे भी आप ट्रिपल स्टार बना लीजिए, प्रश्न संख्या 41 पे कि साकेत रचना है। तो साकेत किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त जी। लो भाई, मैथिली शरण गुप्त जी की साकेत महाकाव्य रचना किसकी है? तो यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त जी की है। साकेत रचना किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की है। दिमाग में फिट होना चाहिए आप लोगों का। आगे प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 देखिए क्या है। प्रश्न संख्या 42 है कि महादेवी वर्मा कवित्री हैं। ठीक है, महादेवी वर्मा कावित्री हैं। तो कावित्री किस युग की कावित्री है महादेवी वर्मा? तो वह है आपके क्षयवाद युग की। किनकी है? क्षयवाद युग की है। सी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 देखिए क्या है। गंगा लहरी रचना है। तो गंगा लहरी रचना किसकी रचना है? मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गंगा लहरी रचना की बात करें तो वह पद्माकर जी की महत्वपूर्ण रचना है। पद्माकर जी की महत्वपूर्ण रचना है गंगा लहरी। गंगा लहरी पद्माकर जी की महत्वपूर्ण रचना है, याद होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 44। प्रश्न संख्या 44 देखिए क्या है। प्रश्न संख्या 44 है कि आधुनिक काल की समय सीमा। इस पे भी ट्रिपल स्टार बना लीजिए। इस पे भी आपको ट्रिपल स्टार बना लेना है कि आधुनिक काल की समय सीमा कितनी मानी जाती है?
तो 1843 ईस्वी से लेके अब तक 1843 से स्टार्ट कीजिए, ये आपका 2026 चल रहा है, फिर 2027 आएगा, यहां तक ये सब जो काल चल रहा है वो आधुनिक काल ही चल रहा है, इस बात को ध्यान में रखिए। तो आधुनिक काल की समय सीमा कितना होता है? 1843 ईस्वी से लेके अब तक, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या आगे है 45। प्रश्न संख्या 45 क्या देखिए कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। तो महादेवी वर्मा की रचना कौन है? निहार, सांदगीत की युगांत की आपका दीपशिखा। तो महादेवी वर्मा की रचना नहीं है आपका युगांत। क्या? युगांत। यहाँ पे सी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। कौन? युगांत। महादेवी वर्मा की रचना कौन नहीं है? युगांत जो है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। बाकी निहार, सांदगीत, दीपशिखा ये तीनों के तीनों महत्वपूर्ण रचनाएं किनकी? महादेवी वर्मा की। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 46 की तरफ। ठीक है, प्रश्न संख्या 46 देखिए क्या है। बोला कि हास्य रस का अस्थाई भाव। भाई हास्य रस का अस्थाई भाव तो हास होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लेकिन हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। इसके बाद है आप लोगों का 47 कि पीपर पात सरिस मंडोला उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। किस अलंकार का प्रयोग किया गया पीपर पात सरिस मंडोला में? उपमा अलंकार। हमको लगता है कि ये दो बार शायद प्रश्न आ गया, ये प्रश्न दो बार आ गया। पीपर पात सरिस मंडोला में उपयुक्त अलंकार है, उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 48 की तरफ। प्रश्न संख्या 48 है, देखिए क्या है कि सोरठा छंद में चरण होते हैं। तो सोरठा चरण में कितने चरण होते हैं? तो टोटल 4 चरण होते हैं। सोरठा छंद में चरण कितने होते हैं? टोटल 4 चरण होते हैं। 49 है, देखिए उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अब उपसर्ग तो इसको तोड़ोगे तो ये टूटेगा आपका उपधन देश के रूप में। उपधन देश के रूप में टूटेगा उपसर्ग जो आगे आता है। तो आगे क्या आया है आपका? उप आया है। उप मतलब सी। ठीक है, सी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला है आपका प्रत्यय, कि प्रत्यय के भेद हैं। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो प्रत्यय के तो टोटल 2 भेद होते हैं। प्रत्यय के टोटल 2 भेद होते हैं। लो भाई, इतना जल्दी जल्दी से क्वेश्चन मैंने करा दिया, कम समय में 50 प्रश्न मैंने करा दिया, समझ लीजिए। अगर ये 50 प्रश्न तैयार कर लेते हो तो आपके ऑब्जेक्टिव में 20 नंबर बिल्कुल यहाँ से क्लियर है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।